क्या आपने Let's कभी Mike. सोचा है कि हिस्ट्री आप को जिस जानो। सड़क पर रोज चलते हैं वो 5000 साल पुरानी हो सकती है और सबसे हैरान करने वाली बात ये आज भी जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली सड़क कहां पर बनी थी? कौन सी वो राह थी जिसने न सिर्फ लोगों को जोड़ा बल्कि एक पूरी सभ्यता को ही गढ़ दिया? हम जब किसी सड़क पर चलते हैं, गांव और शहरों में मिट्टी की सड़क से लेकर चमचमाते हाईवे पर जब जाते हैं तो शायद ही कभी ख्याल आता होगा कि इन रास्तों की भी अपनी एक कहानी है। मिट्टी के रास्तों से लेकर ईंट और पत्थरों में छुपी हुई वो कहानी जिसने भारत की आत्मा को एक दिशा दी। भारत की धरती पर सड़कों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी यहाँ की सभ्यता। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर शेरशाह सूरी तक हर विजेता ने सबसे पहले सड़कों को महत्व दिया। सड़कें सिर्फ यात्रा के लिए नहीं होती थी बल्कि सड़कें दिखाती थी सत्ता का विस्तार और जंग लड़ने की रणनीति भी। जब जीडीपी और पर कैपिटा इनकम नहीं बने थे तब आर्थिक समृद्धि का इंडेक्स भी ये सड़कें ही होती थी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा इतिहास भारत की पहली सड़क का। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 2600 ईसा पूर्व की बात है। मोहनजोदड़ो में जब पहली बार खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ गए, क्योंकि 2600 ईसा पूर्व में भारत में पहली बार इंसानों द्वारा बनाई गई सड़क मिली। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ये एक शहरी सभ्यता थी जहां हमें प्रॉपर प्लैन्ड शहरों के सबूत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगन जैसे शहरों की खुदाई जब हुई तो यहाँ ऐसी सड़कों के सबूत मिले जो आज भी इंजीनियरिंग का कमाल लगती हैं। यहाँ पर मिली 30 फीट चौड़ी सड़कें। सोचिए, आज से 4600 साल पहले जब दुनिया में बहुत कम जगहों पर सभ्यताएं देखने को मिलती थी तब भारत में ऐसी सड़कें थी जहां 2 बैलगाड़ियां आराम से निकल सकती थी। शहर को नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में एक सीधी लाइन पर बसाया गया था, यानी कि एक ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ये बताता है कि शहर को प्री प्लान्ड तरीके से बसाया गया था। इन सड़कों के दोनों ओर पकी हुई ईंटों से बने घर थे। पानी के निकासी का भी इंतजाम था। यहाँ तक कि फुटपाथ तक के सबूत मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पर इतनी बारीकी से प्लान करके सड़क को बनाया गया। जॉन मार्शल जैसे शुरुआती इतिहासकारों को जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज पर काम किया, उन्होंने भी इस खासियत को अपने कामों में हाईलाइट किया है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये सड़कें बनाई किसने? इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया, क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि है वो अभी तक डिकोड नहीं हुई है। ये रहस्य आज भी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू हुई है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वक्त बीतता रहा, सभ्यताएं बदलती रही, लेकिन सड़कें भारतीय जीवन का सेंटर बनी रही। वैदिक काल में भी जिक्र मिलता है सड़कों का। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में पथ और राजमार्ग जैसे शब्द मिलते हैं जो बताते हैं कि उस युग में भी धार्मिक और व्यापारिक यात्राएं एक तय रास्ते से ही होती थी। वैदिक काल गया, फिर महाजनपद काल आया। सड़कों के नाम बदले, उत्तरापथ और दक्षिणापथ हुए, लेकिन एक सड़क का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बौद्ध ग्रंथों और वैदिक ग्रंथों में मिले इन दोनों पथों के रास्ते कहीं भी क्लियर कट नहीं बताए जाते कि कहां से ये कहां तक जाते थे, लेकिन कुछ लेखकों के हिसाब से उत्तरापथ में पूर्व में अंग महाजनपद से लेकर उत्तर पश्चिम में गांधार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक ये संपूर्ण नॉर्थ इंडिया शामिल था। अंगुत्तर निकाय और चुल्ल निदेशा, जो कि ये बौद्ध ग्रंथ हैं, इनमें जो 16 महाजनपद मिलते हैं उसमें से 2 कंबोज और गांधार उत्तरापथ से जुड़े हुए थे। महाभारत और पाली साहित्य में भी हमें इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इनका पक्का प्रमाण नहीं मिलता कि रास्ता कहां से कहां तक जाता था और कैसे जाता था। फिर आता है दोस्तों वैदिक काल के बाद मौर्य काल। ये वो टाइम पीरियड था जब भारत पहली बार पॉलिटिकली एक हुआ। पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में सम्राट अशोक ने सड़कों को राज्य के विस्तार का माध्यम बनाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि राजमार्ग की सुरक्षा और देखरेख राज्य का कर्तव्य है। इसका मतलब यह था कि सड़कें केवल यात्रा का नहीं बल्कि गवर्नेंस का भी प्रतीक थी। इसी मौर्य साम्राज्य में एक ऐसी सड़क भी बनी जिसने भारत में हाईवे बनाने की नींव रखी। जी हाँ, देश के जो भी हाईवे आज आप देखते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करते हैं, उनकी शुरुआत मौर्यन काल में ही हो गई थी। इस काल में एक सड़क बनी पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक।
चंद्रगुप्त के काल में भारत घूमने आए मेगास्थनीज ने इस सड़क के बारे में बताया है। वो इसके बारे में लिखते हैं कि अ ग्रेट रोड विद माइलस्टोन्स एंड शेड ट्रीज, यानी कि एक ऐसी सड़क जिसके किनारे मील के पत्थर लगे हुए थे और यात्रियों के आराम के लिए पेड़ लगाए गए थे। ये सड़क भारत के ईस्टर्न हिस्से को नॉर्थ वेस्ट से जोड़ती थी। ये वही रास्ता था जिस पर सैनिक, व्यापारी, बौद्ध भिक्षु और यात्री ये सब चलते थे। कहा जाता है कि इसी मार्ग से बुद्ध के अनुयायी उत्तर भारत से सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। फिर अशोक के काल में इस सड़क के किनारे पेड़ लगवाने के साथ साथ सराय बनवाने का काम भी हुआ। इस सड़क से सफर करने वाले लोगों के लिए कुएं बनवाए गए ताकि यात्री अपनी प्यास बुझा सके। इस तरह अगर आप देखो तो मौर्य काल में भारत के इतिहास में पहली बार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सामने आया। कई लोग इस सड़क को उत्तरापथ या उत्तरी मार्ग से जोड़कर देखते हैं। ये सड़क भारत के पूर्वी क्षेत्र को मध्य एशिया से जोड़ती थी, जो खुरासान रोड का अंतिम बिंदु होता था। इस तरह से जीटी रोड, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका अस्तित्व तो हमें काफी पहले से मिलता है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल में भी सड़कें साम्राज्य की लाइफलाइन बनी रही। गुप्त शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों में महामार्ग और वाणिज्य पथ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इससे न सिर्फ व्यापार बल्कि कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ रहा था। यही वो दौर भी था जब उत्तरापथ या मौर्य काल की ग्रेट रोड और मजबूत बनी। लेकिन इस मजबूती को बढ़ाने का काम इतिहास में जो सबसे सॉलिड तरीके से किया गया, वो किया गया मध्यकाल में शेरशाह सूरी के टाइम पर। इसे अक्सर भारत की पहली नेशनल सड़क कहा जाता है। इसके पीछे का इतिहास जानकर आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन उत्तरापथ के ग्रैंड ट्रंक रोड बनने की कहानी में शेरशाह सूरी का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। शेरशाह सूरी, जिनका असली नाम फरीद खान था, वो बिहार के राजा थे। मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्हें यह समझ आ चुका था कि इतने बड़े एम्पायर को बनाए रखने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं होगी। सेना के साथ साथ जरूरी है सड़क, जहां से साम्राज्य के आंख कान यानी डाक संचार की व्यवस्था भी डेवलप हो सके। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी सड़क बनाई जो दिल्ली से काबुल तक जाती थी और जिसे आगे जाकर बंगाल तक बढ़ाया गया। यही मार्ग आगे चलकर अंग्रेजों के टाइम पर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे आपको बताऊं कि शेरशाह के टाइम पर ग्रैंड ट्रंक रोड इसका नाम नहीं था, उनके दौर में इसे सड़के आजम कहते थे। इस सड़क को मैप पर आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मौर्य काल के हाईवे से ही इंस्पायर्ड था, मतलब वही जो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जाता था। शेरशाह ने एक तरह से इस प्राचीन रास्ते को नई लाइफ दी। सड़क को चौड़ा किया गया और पक्की सड़क बनवाई गई। इसमें सराय पोस्टिंग चौकी और सुरक्षा चौकियां बनवाई गई। इतिहासकार अबुल फजल के हिसाब से शेरशाह सूरी ने जो सड़कें बनवाई थी वो एम्पायर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। ये सड़क सेना और ट्रेड के लिए तो थी ही, साथ ही हर 2 कोस यानी करीब 4 किलोमीटर के आसपास माइलस्टोन भी लगाए गए। ये माइलस्टोन लगभग 30 फीट ऊंची और मजबूत ईंटों से बनी ठोस खंभेदार मीनारें थी, जिन्हें बाद में चूने से प्लास्टर किया जाता था। दिल्ली के नेशनल जू अगर आप जाएंगे तो आज भी आपको ये कोस मीनारें देखने को मिल जाएंगी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को काफी बेहतर ढंग से डेवलप किया। उस दौर में दिल्ली से बंगाल की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर थी और जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी इसमें 1500 से ज्यादा सराय थी। हर सराय में लोगों के रुकने, खाने पीने की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि यहाँ पर एक डॉक्टर भी होता था इमरजेंसी केसेस के लिए। एक दिलचस्प बात यह भी थी दोस्तों कि हर सराय में 2 अलग अलग हिस्से बनाए जाते थे। एक हिस्सा हिंदुओं के लिए होता था, दूसरा हिस्सा मुसलमानों के लिए होता था। मध्यकाल में शेरशाह की सड़क ने भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। व्यापारिक कारवा हो, मसाले हो, रेशम, अनाज और घोड़े, सबका सब ट्रेड इसी रास्ते से होता था। बंगाल के बंदरगाहों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक शेरशाह की सड़क ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक बड़े आर्थिक तंत्र में बांध दिया था। ये सड़क सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं थी बल्कि जंग के लिए स्ट्रेटजी का भी सेंटर थी। इसी सड़क के चलते दिल्ली से बंगाल तक एक ही रास्ते से सेना का आना जाना आसान हो गया। यही वजह है कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में कई छोटे मोटे किले और चौकियां इसी सड़क के किनारे बनवाई ताकि किसी भी बगावत या हमले की सूरत में सूचना तुरंत राजधानी तक पहुंचे। रुडयार्ड किपलिंग ने इसी सड़क के लिए लिखा, ये मेरे लिए एक नदी की तरह है जिससे मैं बाढ़ के बाद एक लट्ठे की तरह निकला हूँ। और वास्तव में ग्रैंड ट्रंक रोड एक अद्भुत दृश्य है। ये सीधी चलती है, बिना भीड़ भाड़ के 1500 मील तक भारत के यातायात को वहन करती है। जीवन की एक ऐसी नदी जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। ये रुडयार्ड किपलिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में कह रहे थे।
इस तरह शेर शाह सूरी, जिन्होंने सिर्फ 5 साल तक रूल किया, उन्होंने इस सड़क से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रास्ता दिखाया। ये वही रास्ता था जिस पर मुगल सेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में आज़ाद भारत के यात्री सभी ने अपने कदम रखे। दिल्ली से शुरू होकर लाहौर, पेशावर, काबुल की दिशा में जाती ये सड़क पश्चिम की ओर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी, जबकि ईस्ट की ओर ये बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंचती थी। इस तरह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई, जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे पुरानी लगातार इस्तेमाल में रहने वाली सड़क मानी जाती है। ब्रिटिश काल में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब उनके सामने भी यही चैलेंज था कि कैसे इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को, इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल और कम्युनिकेशन को बनाए रखा जाए। यहाँ पर 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर उन्हें भारत को ढंग से रूल करना है तो सड़कों का जाल बिछाना जरूरी है। इसी समय उनकी नजर गई शेर शाह सूरी की सड़के आजम पर, जो सदियों से उत्तर भारत की धड़कन रही थी। फिर बड़े पैमाने पर इस रास्ते का सर्वे किया गया। कई जगहों पर यह रास्ता बरसों की अनदेखी के चलते टूट फूट गया था। फिर कंपनी ने 1830 के दशक में फैसला किया कि इस सड़क को रेनोवेट किया जाएगा। फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कैलकाटा टू पेशावर रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत शेर शाह की सड़क को एक नए स्वरूप में दिखाया गया। एक सड़क जो काफ़ी चौड़ी थी, पक्की सड़क थी और कई हिस्सों में इसे कंक्रीट और पत्थरों से मजबूत बनाया गया। इस तरह उन्होंने भी शेर शाह सूरी के बाद भारत के एक एंशिएंट हिस्ट्री को दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों के लिए इस सड़क के मायने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक भी थे। ये सड़क भारत के ईस्टर्न बंदरगाह कोलकाता को नॉर्थ इंडिया के दिल्ली, लाहौर और पेशावर जैसे बड़े ट्रेडिंग सेंटर से जोड़ती थी। इसी सड़क के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के चावल, बिहार का नील और पंजाब का कपास आसानी से दिल्ली होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक पहुंचाने की फैसिलिटी मिली। जब 1857 का विद्रोह हुआ, तब ब्रिटिश सेना इस सड़क को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रही थी विद्रोह को दबाने के लिए। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद, इन सब जगहों पर सैनिकों की आवाजाही इसी हाईवे से हुई। यानी जो सड़क कभी शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन की जान थी, वही ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ भी बन गई। इसकी मरम्मत करके उन्होंने इसे एक इंपीरियल आर्टरी बना दिया। इस पर ब्रिजेस थे, माइलस्टोन्स थे, टोल स्टेशन और रेस्ट हाउसेस बनाए गए। भारत में पहली बार सड़क इंजीनियरिंग को ऑफिशियल रूप मिला। इसमें ड्रेनेज सिस्टम थे, प्रॉपर कर्व थे, कल्वर्ट्स और माइल नंबरिंग जैसे कॉन्सेप्ट इसी दौर में डेवलप किए गए। एक बार जब ये हाईवे अंग्रेजों ने कंप्लीट कर लिया, तो इसके साथ ही अंग्रेजों ने सड़कों के क्लासिफिकेशन की भी शुरुआत की। जैसे कि आज आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, प्रोविंशियल रोड और नेशनल रोड। और इस कैटेगरी में सबसे ऊपर थी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे इंडिया का पहला हाईवे कहा गया। 1910 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने इस सड़क को मेन ट्रंक रूट का दर्जा दिया और इसका कंट्रोल किसी स्टेट को ना देकर सीधे सेंटर के पास रखा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में इस सड़क के कई हिस्से इंजीनियरिंग के बेमिसाल एग्जाम्पल भी बने। जैसे कि आपने सुना होगा हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का यमुना ब्रिज, ये सभी पुल इन्हीं रास्तों से जुड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे। सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए, नीम, पीपल और बबूल, ताकि यात्रियों को धूप और बारिश से राहत मिले। रुडयार्ड किपलिंग ने इस रास्ते की तारीफ में लिखा, इफ द ग्रैंड ट्रंक रोड ब्रीज, इंडिया ब्रीज। इस एक सेंटेंस में इस रास्ते की इंपॉर्टेंस समझ आती है। ब्रिटिश साम्राज्य ने ना इस सड़क को केवल व्यापार का साधन बनाया, बल्कि इसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की नींव भी बना दिया। 19वीं सदी जैसे जैसे बीत रही थी, रेलवे के डेवलपमेंट के बाद ये सड़क फिर भी पीछे नहीं छूटी। ट्रेनों की ही तरह ये सड़क अब एक सप्लाई एंड सपोर्ट रूट बन चुकी थी। अंग्रेजों ने इसके किनारे कई कैंटोनमेंट्स बसाए, जैसे मेरठ, कानपुर, अंबाला, लुधियाना और पेशावर। ये सारे शहर आज भी उसी पुराने हाईवे के किनारे बसे हुए हैं। आज़ादी के बाद 1950 में जब भारत सरकार ने नेशनल हाईवे सिस्टम की घोषणा की, तो इसी ग्रैंड ट्रंक रोड को NH1, NH2 और आगे चलकर NH44 और NH19 का हिस्सा बनाया। यानी ये वही सड़क थी जिसने शेर शाह से लेकर ब्रिटिश शासन तक और फिर मॉडर्न इंडिया तक अपनी पहचान बरकरार रखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत की पहली सड़क की। ब्रिटिश काल में इस सड़क ने सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को भी जोड़ा था। यही वजह है कि इसे साउथ एशिया का स्पाइन ऑफ कनेक्टिविटी भी कहा गया। इस रास्ते ने न केवल व्यापारिक आदान प्रदान को मजबूत किया, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज को भी जन्म दिया। आज भी ये सड़क वैसी ही है और इतिहास को अपने में समेटे हुए है। बस इसके किनारे अब घोड़े और ऊंट नहीं, बल्कि ट्रक और कारें दौड़ते हैं। लेकिन हर मील के पत्थर के पीछे, हर पेड़ के नीचे इतिहास की एक परत दबी हुई है। शेर शाह की दूरदृष्टि, ब्रिटिश इंजीनियरिंग और भारतीय सभ्यता की निरंतरता की कहानी।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.